हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस और सारे के मैथमेटिकल फार्मूला को भी देखें कि कैसे क्या करना, और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आइए आज आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, हम लोगों ने ओम्स लॉ में क्या पढ़ रखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये मेरा इक्वेशन जो है वो ओम्स लॉ से आया है। देखिए, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर आप I को लिखेंगे तो V बाई आर हो जाएगा फॉर कांस्टेंट V। अगर मान लीजिए V आपका कांस्टेंट है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि I जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, अपोजेस करता है, रोकता है उसे। अब देखिए, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो मेरा फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ केप्ट कांस्टेंट। अगर आप लोग एरिया को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तो उस केस में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। तो मेरा देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन बन गया ये कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कब, जब एरिया हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब एरिया जो हमारा चेंज नहीं होगा। अब सेकेंड इस पर डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और इस केस में क्या है कि लेंथ को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, जब R मतलब रेजिस्टेंस जो वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उस केस में एरिया कांस्टेंट होगा, और जब रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उस केस में हमारा लेंथ कांस्टेंट होगा। वाइस वर्सा केस है। ठीक है, तो चलिए ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 से मेरा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इक्वेशन 2 से R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा मेरा, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। तो देखिए, जब यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो मेरा एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलने वाले हैं आगे रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये जो आप सिंबल दिख रहे हैं ना, ये रो है। वे रो इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर एंड मटेरियल। इस पर क्या करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में रेजिस्टेंस का ये यूनिट पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था, ओम पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल लिख रखा है, आप समझ सकते हैं। वैसे आपको याद रखना ओम मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, गिव इट्स एसआई यूनिट। आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो अभी मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख रखी हूँ, वो मैं दिखा रही हूँ आपको, देखते जाइए सिर्फ। आंसर भी है साथ में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, गिव इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ रखा है, आप लोग प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो देखिए आप लोग। सारा आंसर लिखा हुआ है इसमें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैंने सर्किट सिंबल बना रखा है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस। ठीक है,
पहला जो है आपका अमीटर है। ये अमीटर क्या करता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने में हेल्प करता है। इसके 2 कनेक्शंस होते हैं, प्लस एंड माइनस। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो एमीटर होता है वो रेजिस्टेंस के सीरीज़ में, इसका जो कनेक्शन होता है ना, वो सीरीज़ कनेक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए नोट में क्या है, एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज़ इन द ब्रांच ऑफ द सर्किट वेयर करंट इज़ टू बी मेजर्ड। ये हमेशा सीरीज़ में इसको कनेक्ट किया जाता है रेजिस्टेंस के। देखिए यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम बना रखा है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे देखिए क्या है, वोल्ट मीटर। ये क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। इट हैज़ 2 कनेक्शन पॉइंट्स, प्लस एंड माइनस। ये क्या करता है? वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने में हेल्प करता है। इसमें नोट में आपको क्या याद रखना है कि ये जो मेरा वोल्ट मीटर है वो हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। एमीटर को सीरीज़ में और वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखा है, हम ध्यान से देखते जाइए बस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए मेरा क्या है, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ का। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या है, वी जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था आई के, ठीक है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। तो वी बाई आई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट आर हो जाएगा आपका। द कांस्टेंट आर इज कॉल्ड, आर को क्या बोलते थे हम लोग? रेजिस्टेंस। सिंस वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सो वी आई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो वी आई ग्राफ होता है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए यहाँ पे नोट में क्या है, कंडक्टर दैट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करता है उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टर दैट डू नॉट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता उसको हम लोग नॉन ओमिक बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन कब होगा? सिर्फ वी आई ग्राफ के लिए होगा, ठीक है, मतलब ओमिक कंडक्टर के लिए होगा। नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक टेबल दे रखा गया है जिसमें आपका वी और आई, पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट का आपको कुछ डाटा दिया हुआ है। अब उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे देखिए मैंने सर्किट डायग्राम भी बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन में लेना है एक्स एक्सिस में, और करेंट को आपको वाई एक्सिस में वर्टिकल लेना है। और सारे डाटा को पुट कीजिए यहाँ पे और एक ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो हो रहा है। देखिए ये भी सेम ग्राफ है, बस मैंने यहाँ पे आई और वी को चेंज कर दिया है, ठीक है, बस इसका मैंने एक्सिस चेंज कर दिया, बाकी डाटा वगैरह सेम है। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे मेन इसका मोटो क्या है, बस ग्राफ जिसका स्ट्रेट लाइन बनता है ओमिक कंडक्टर के लिए। यहाँ पे देखिए क्या है, फाइंडिंग रेजिस्टेंस यूजिंग वी आई ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये ओमिक कंडक्टर का एक ग्राफ दिया हुआ है, मतलब वी आई ग्राफ दिया हुआ है इसका। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है आपका। यहाँ पे देखिए V1 V2 है, यहाँ पे I1 I2 है। यहाँ पे हम लोगों ने दो डाटा लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए स्लोप रेजिस्टेंस, इस केस में क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। अब स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? चेंज इन क्या, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन वाई दैट मीन्स क्या होगा, V2 माइनस V1, और चेंज इन एक्स में आपका I2 माइनस I1। स्लोप निकालने तो आप लोग पढ़ रखा है मैथ्स में। अब आगे देखिए फाइंडिंग रेजिस्टेंस यूजिंग IV ग्राफ। ये क्या था, मेरा VI ग्राफ था, ठीक है, ये VI ग्राफ था और ये आपका IV ग्राफ है। यहाँ पे देखिए VI ग्राफ है, V पहले है तो आपको V को कहाँ रखना है, Y एक्सिस पे, और I को X एक्सिस पे। यहाँ पे मेरा क्या है, IV ग्राफ है तो I को कहाँ रखेंगे हम लोग, Y एक्सिस पे, और V को X एक्सिस पे। सेम चीज़ें इसमें भी करना है। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्लोप चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। सेम फार्मूला लगा देना यहाँ पे भी आपको। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, ड्रॉ वी आई ग्राफ विद द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है और इससे आपको वी आई ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। अब इससे आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो क्या रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/स्लोप, ठीक है। दैट मीन्स 1/स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन एक्स बाई चेंज इन वाई। अगर 1/स्लोप नहीं रहता, ओनली स्लोप रहता है, तो आप वहाँ पे क्या लिखते हैं, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। और बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए V2 माइनस V1। अब यहाँ पे देखिए V2 क्या है आपका 5 है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट को देखना है, और यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पॉइंट को देखना है, ठीक है। 5 माइनस 2, और यहाँ पे क्या लीजिएगा आप, यहाँ पे ये लास्ट वाले को, और यहाँ पे ये फर्स्ट वाले को। क्या है, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा इन द गिवन टेबल ड्रॉ VI ग्राफ एंड ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। देखिए हम यहाँ पे कर रखे हैं। आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।